स्वागत है आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में। साथियों, हमने 1813 का आज्ञा पत्र इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उस आज्ञा पत्र में 3 चीजें ऐसी थी जो कि शिक्षा की व्यवस्था में काफी प्रभाव डाली थी। एक विवाद का कारण बना था जिसमें साहित्य शब्द आया था 1813 के चार्टर एक्ट में। विद्वानों की बात हुई थी और इन साहित्य और विद्वानों के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात थी। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेजी साहित्य पर खर्च किया जाए या फिर संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय विद्वानों के ऊपर खर्च किया जाए या अंग्रेजी के जानकार जो विद्वान हैं वो भारतीय हैं अथवा ब्रिटिश हैं, उन पर खर्चा किया जाए। इसी विवाद को लेकर 2 ग्रुप बन गया था, प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद। पिछले वीडियो में हमने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को पढ़ा था। आज जो हमारा विषय है वह है मैकाले का विवरण पत्र। 1813 में ये विवाद पैदा हुआ था चार्टर एक्ट में। ये बातें 1793 की चार्टर एक्ट से ही प्रारंभ होती है, लेकिन उस समय काफी विरोध के बावजूद इसको जो ईसाई मिशनरियों का विचार था कि भारत में स्वतंत्र रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी जाए, जो नहीं पास हुआ। और ठीक 20 साल बाद 1813 के चार्टर एक्ट में ये पास हो गया था। और इन विवादों के चलते 1833 में जब 20 वर्ष के बाद पुनः शिक्षा से संबंधित पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट का प्रस्ताव पारित होता है, पेश किया जाता है, तो वहां पर भी ये समस्या का समाधान विद्वान साहित्य और 1 लाख रुपए का नहीं होता है। इसके समाधान के लिए 1834 में जब समाधान नहीं हो पाया तो 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत में आता है। 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले कौन था? यह गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। लॉर्ड मैकाले की जहां तक बात की जाए, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी का विद्वान था, अंग्रेजी साहित्य का विद्वान था। एक बात, दूसरी यह कि यह कुशल वक्ता और लेखक भी था। कुशल वक्ता एवं लेखक, अंग्रेजी का तो जानकार था ही, कुशल वक्ता भी था और लेखक भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जन शिक्षा समिति का इसको अध्यक्ष बना दिया। जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष। एक अधिकार इसको और प्राप्त हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया। ध्यान रखना है, ये चालाक भी था, जानकार भी था, कुशल वक्ता, कुशल लेखक भी था और अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान भी था। 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के
बैंटिंग जो उस समय का गवर्नर जनरल था, उसका कानूनी सलाहकार बनकर ये भारत में आया। 1833 के आज्ञा पत्र में जो समस्याएं थी उसको सुलझाने के लिए इसको नियुक्त किया गया। इसके बाद यह 1813 के चार्टर एक्ट को भली भांति समझा जाना, उसका अध्ययन किया और 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र ये लॉर्ड बैंटिंग जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था उसको ये प्रस्तुत किया। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी 43वीं धारा की, जो हमने 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि 1 लाख रुपए कहाँ खर्च की जाए, किसके ऊपर खर्च की जाए, उससे संबंधित विशेष रूप से ये जो 2 फरवरी 1835 को विवरण पत्र पेश करता है उसमें ये स्पष्ट करता है तीनों चीजें कि किसके ऊपर खर्चा करना है, किन विद्वानों किन साहित्यों पर। जो उसमें सबसे पहली बात थी, जो पहला सुझाव था, जो व्याख्या किया था 1813 के चार्टर एक्ट का, उसमें वो साफ साफ लिखता है कि धनराशि कंपनी जिस मद में चाहे वो खर्च कर सकती है, कोई बंधन नहीं है। 2 फरवरी 1835 को कंपनी जिस मद में चाहे धन खर्च कर सकती है, ये है, कोई बंधन नहीं है। ये पहली व्याख्या वो किया कि जो पैसा 1 लाख रुपए खर्च करना है वह कंपनी जिस मद में चाहे खर्च कर सकती है, किसी प्रकार का कोई बंधन उसको नहीं है। दूसरा, साहित्य में भारतीय ही नहीं आते बल्कि पाश्चात्य साहित्य भी आता है। साहित्य में सिर्फ भारतीय साहित्य नहीं, पाश्चात्य भी है। किसी एक की बात नहीं है। व्याख्या में उसने बताया कि सिर्फ भारतीय साहित्य की बात नहीं है, उसमें पाश्चात्य साहित्य भी आता है। और भारतीय विद्वान ही नहीं, अंग्रेजी साहित्य के भी विद्वान आते हैं। ये तीसरी बात बताया। भारतीय विद्वान ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं। उदाहरण दिया इसमें जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, की कविताएं भी हैं। ये अपना तर्क दिया। 3 व्याख्या करता है कि कंपनी जिस मद में चाहे धन खर्च कर सकती है। सिर्फ भारतीय साहित्य ही नहीं, पाश्चात्य साहित्य भी आता है। और भारतीय विद्वान ही नहीं, अंग्रेजी के विद्वान भी आते हैं। ये 1813 की जो 43वीं धारा है उसकी व्याख्या इन्होंने इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत की। इसके बाद वो फिर अपना सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है, आगे हम बढ़ते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट से विवाद पैदा हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी 2 ग्रुप बन गए थे। सुझाव क्या आया
वो क्या सुझाव दिया? तीनों व्याख्या के पश्चात जो सुझाव दिया वह था, पहला सुझाव कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान निरर्थक है। प्राच्य साहित्य और ज्ञान निरर्थक है, ये कहा मैकाले ने। जो पहला अपना सुझाव दिया वो कहा कि प्राच्य साहित्य और प्राच्य ज्ञान ये निरर्थक है। भारतीय ग्रंथ जो उपलब्ध हैं वह सब अंधविश्वास और मूर्खता से भरे पड़े हैं। मैकाले कहता है निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं है, मूर्खता और अंधविश्वास से भरे पड़े हैं। इनके जो साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, इसमें 20 फीट लंबे राजाओं का वर्णन मिलता है जो कि असंभव सा लगता है। जो समुद्र है वो मक्खन से भरे पड़े हैं, ऐसा साहित्यों में बताया गया है, ऐसा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जो चिकित्सा पद्धति है वो ऐसी है कि अगर अंग्रेजी पशु चिकित्सक भी उसको पढ़ता है तो हंसता है, उसको लगता है कि ये सब मूर्खता है, वो भी शर्मा जाता है ऐसी चिकित्सा पद्धति को जानकर। और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसमें अंग्रेज की लड़कियां पढ़ती हैं तो हंसती हैं, स्कूली लड़कियां पढ़ती हैं तो हंसती हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र है। ऐसे साहित्यों पर, ऐसे विद्वानों पर धन खर्च करना व्यर्थ है, मुद्रण प्रकाशन पर रोक लग जानी चाहिए, ऐसा मैकाले कहता है। इसका पहला सुझाव है कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान निरर्थक है। फिर दूसरा सुझाव देता है कि पाश्चात्य ज्ञान और पाश्चात्य साहित्य महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य, पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा सुझाव आता है पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य महत्वपूर्ण है। जहां मैकाले कहता है कि प्राच्य ज्ञान और साहित्य निरर्थक है, पढ़ने वाली लड़कियां शर्मा जाएंगी, बड़े बड़े राजाओं, 20 फीट लंबे राजाओं की चर्चा है, ऐसा ज्योतिष है, ऐसा चिकित्सा शास्त्र है कि अंग्रेज पशु चिकित्सक भी शर्मा जाएं, मूर्खता और अंधविश्वास से भरा पड़ा है। वही वह अंग्रेजी साहित्य को अच्छा मानता है और कहता है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी हुई पुस्तकें संपूर्ण भारतीय और अरब साहित्य के बराबर है, ऐसा तर्क देता है पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य के विषय में। कि यूरोप के एक पुस्तकालय, संपूर्ण यूरोप के संपूर्ण पुस्तकालय की बात नहीं, बल्कि यूरोप के किसी एक पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय में भी सभी अलमारियों की बात नहीं, सिर्फ एक अलमारी में रखी हुई अंग्रेजी पुस्तकें, एक पुस्तकालय की किसी एक अलमारी में रखी हुई अंग्रेजी पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरब साहित्य के बराबर है, ऐसा तर्क देता है लॉर्ड मैकाले। और तीसरा अपना सुझाव देता है कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। ये तीसरा उसका सुझाव है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भारतीय जो शब्दकोश है वह
निरर्थक है, उसे मुक्ति मिलनी चाहिए, पाश्चात्य ज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम सरल है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना आसान है। प्रबुद्ध जो वर्ग है, जिसमें राजा राम मोहन राय जो कि पाश्चात्यवादी नेता थे, पाश्चात्य ग्रुप से जुड़े थे, पाश्चात्यवाद के समर्थक थे, वह भी प्रबुद्ध वर्ग में मानकर कहता है, तर्क देता है कि वह भी समर्थक हैं। वह चाहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य का ही विकास किया जाए, कानूनों का भी अरबी संस्कृति में जो विवरण है उसका अनुवाद कर दिया जाए और कानून की जो आज्ञा है उसको अंग्रेजी भाषा में किया जाए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी को विकसित किया जाए, अंग्रेजी को ही माध्यम बनाया जाए। संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के भंडार के रूप में अंग्रेजी है, बुद्धिमानों की भाषा है, बुद्धिमान लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए भी अंग्रेजी को ही माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए, ये समर्थन करता है। कुल मिला के अंग्रेजी को ही विकसित करने की बात करता है। अगला जो सुझाव देता है वो कहता है उच्च संस्थाओं की व्यवस्था। उच्च संस्थाओं की व्यवस्था। उच्च संस्थाओं की व्यवस्था किया जाए, इसके लिए भी वो तर्क देता है। मैकाले कहता है कि सबके लिए संस्थाओं की व्यवस्था न करके सिर्फ उच्च लोगों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उच्च संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार के पास इतना ज्यादा धन नहीं है कि वह सबके लिए खर्च करे, सबके ऊपर खर्च करे। ऐसा वर्ग इससे निर्मित होगा जो शासक और शासित, शासक का मतलब अंग्रेज है और शासित का मतलब भारतीय है। जो शासक और शासित अंग्रेज और भारतीय के बीच में संदेशवाहक का कार्य करेगा। कनिष्ठ जो पद हैं, जो लिपिक वर्ग है, उसके लिए अच्छे से हमको भारतीय मिल जाएंगे, इसलिए उच्च संस्थाओं की व्यवस्था सबके लिए न करके केवल उच्च लोगों के लिए ही किया जाए। लिपिक तैयार कर लेंगे, हमको लिपिक बाहर से ब्रिटेन से नहीं मंगाना होगा, भारतीय के रूप में मिल जाएंगे। और ऐसे लिपिक मिल जाएंगे जो कि शकल से, शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे, और वो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करेंगे। वो दोनों के बीच संदेशवाहक का कार्य करेंगे। उसको उन्होंने शासक और शासित वर्ग के बीच संदेशवाहक कहा। ये हमारा जो विवरण पत्र है, मैकाले विवरण पत्र में, ये चौथा सुझाव था। इसके बाद जो पांचवा सुझाव था वह था शिक्षा में धार्मिक तटस्थता। शिक्षा में धार्मिक तटस्थता जरूरी। ये अपना तर्क देता है कि शिक्षा में धार्मिक तटस्थता जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि चालाक था मैकाले जानता था कि अगर हम जोर जबरदस्ती से विद्यालयों में
ईसाई धर्म लागू करेंगे, अंग्रेजी जबरन लागू कर देंगे तो समस्या हो सकती है। इससे सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वह कि भारतीय धर्म के विरुद्ध कोई बात सुनेंगे नहीं और वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसलिए वह कहता है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की जाएगी, विद्यालय को धार्मिक शिक्षा से अलग रखा जाए। तो धीरे धीरे एक ऐसे वर्ग की स्थापना हो जाएगी जो अपने को अंग्रेजी सीखने के लायक समझेगा, वह अंग्रेजी सीखेगा और उससे निम्न लोग अंग्रेजी सीखेंगे। ये मैकाले का विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 में पेश किया लॉर्ड बैंटिंग के सामने, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय, और उस 2 फरवरी 1835 के विवरण पत्र में साफ साफ वो बता देता है कि अंग्रेजी साहित्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान विज्ञान का भंडार है, अंग्रेजी साहित्य को ही माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी विद्वानों को ही 1 लाख रुपए विशेष करके अंग्रेजी विद्वानों पर खर्च किए जाएं और कंपनी बाध्य नहीं है किसी के प्रति, वह जिसको चाहे वो पैसा दे सकती है। प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए उसने अपना विचार रखा, प्राच्य साहित्य को निरर्थक बताया, पाश्चात्य साहित्य को उपयुक्त बताया, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान साहित्य सबको उपयुक्त बताता है। और सबसे बड़ी बात कि वह कहता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तक संपूर्ण अरब और भारतीय साहित्य के बराबर है। ऐसा मैकाले का विवरण पत्र आता है। ये मैकाले का जो विवरण पत्र है इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है निस्यंदन का सिद्धांत, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे मैकाले का विवरण पत्र वो बैंटिंग तो देता है और आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या यह विवरण पत्र पास होता है कि फेल होता है, निस्यंदन सिद्धांत क्या है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।